मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणियाँ। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप में या एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ आपने देखी होंगी ना, तो वो बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न रहता है उनका। मधुकोश या मधु के छत्ते, मधु छत्ते यानी जो मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती हैं, उसमें छिद्र जो रहते हैं वो उसके भी पैटर्न देखा होगा। वो कुछ ना कुछ एक निश्चित पैटर्न रहता है। एक भुट्टे पर दाने जो हैं वो भी एक निश्चित पैटर्न में दिखते हैं हमें। एक अनानास और एक पाइन कोन पर सर्पिल इत्यादि। तो इन सब में किसी न किसी पैटर्न का जो है वो अनुसरण रहता है। साथ ही साथ जो हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले और प्रतिरूपों को भी देखते हैं। जैसे कि उदाहरण लेके चलते हैं कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया, उसका चयन हो गया, उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन रुपए में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए होगा। अब देखिए बच्चों, 8,000 हुआ, ठीक है। अब नियुक्ति तो 8,000 रुपये हुई थी, फिर उसके बाद 500 रुपये उसका बढ़ना है हर साल वेतन, तो 8,500 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर इस तरीके से। तो ये और भी एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो ये देखिए, ये सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ पे ज़्यादा हमारी लंबाई दिख रही है बच्चों। और उसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लंबाई जो है घटती जाती है। अगर सबसे नीचे वाला डंडा यानी ये वाला डंडा हमारा 45 का है, तो इसका कितना होगा? 43 होगा। इसकी कितनी लंबाई होगी? 41 होगी, फिर 39 होगी। इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर हर बार घटती जाए और इसमें जो है लंबाइयाँ यहाँ तक आ जाएंगी। जितनी इसमें डंडियाँ बनी हुई हैं ना, जितने डंडे लगे हुए हैं उसके अनुसार लंबाई 2-2 सेंटीमीटर घट के यहाँ तक आ गई बच्चों। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए बच्चों। भुजाओं 1, 2, 3 मात्रकों वाले वर्गों में मात्रक वर्गों की संख्याएं क्रमशः 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है, तथा प्रत्येक वर्ष 50 रुपये उसमें डालती जाती है और बढ़ाती जाती है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जन्मदिवस पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ जो है रुपये में 100 रुपये, 150 रुपये हो जाएगी, फिर 50 रुपये और डालेगी तो 200 हो जाएगी, फिर 250 रुपये डैश होंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमने ये सब उदाहरण देखे हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि जो उत्तरोत्तर पद है वो अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या या निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और कुछ में ये पद अपने पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त होते हैं। यानी कुछ में हम गुणा कर दे रहे हैं निश्चित संख्या का, कुछ में हम जोड़ दे रहे हैं, तथा कुछ अन्य में यह देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल देखे उसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों। तो लेकिन जो ये हमारा चैप्टर है, हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, तथा इस ज्ञान का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर समांतर श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समांतर श्रेणियाँ क्या हुई? पदों की ऐसी श्रृंखला जिनमें बीच का अंतर क्या होता है बच्चों? समान होता है। जैसे कि कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, लिस्ट दिया हुआ है। पहला इसका एग्जाम्पल दिया हुआ 1, 2, 3, 4 डैश डैश। ठीक है, तो इसमें से जो ये प्रत्येक संख्या, ठीक, जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? एक पद कहलाती हैं या टर्म कहलाती हैं। जैसे 100 ये भी एक टर्म है, 70 ये भी एक टर्म है। तो ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को हम देखते हैं बच्चों। तो प्रत्येक पद, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 है, फिर उसके बाद क्या है? 2 है, फिर उसके बाद 3 है। यानी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्रत्येक पद है अपने पिछले वाले पद से क्या है? 1 अधिक है। यदि 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। नेक्स्ट पद क्या होगा बच्चों? 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमें। यानी इसमें कितना अधिक है? यानी ये +1। ठीक है, ये इसमें कितना सर्वांतर हो गया या कितने का अंतर है? सभी पदों में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरा वाला जो है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? 100 है, फिर दूसरा वाला पद क्या है? 70 है। तो यानी कि इसमें
100 के बाद 70 आया यानी कि पहले वाले पद से क्या है 30 कम है, यानी -30 है। ठीक है, इसका सर्वांतर कितना हो गया या कितना अंतर हो गया इन दोनों के बीच में, -30। इसी तरह 70 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 में से 30 घटा देंगे तो 10, और 10 में से -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -20। इसका नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, -20। इसी तरीके से बच्चों तीसरा वाला है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों 1 जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2। इसी तरीके से इसका ये वाला पद क्या आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 1 जोड़ने पे प्राप्त हो जा रहा है, यानी +1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 3 3 दिया हुआ है, यानी क्या जुड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, शून्य जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 0 जोड़ते हैं, इसका नेक्स्ट पद भी 3 ही होगा और 0 जोड़ने पर आएगा। अब यहाँ पर इस पर और गौर कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर -1 है, फिर -1.5 है, -2 है, -2.5 है, यानी कि पिछले पद में जो है -0.5 जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। -0.5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3.0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि ये हमारी समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो चलिए आइए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं कि हमें ये पता चला बच्चों कि जितने भी पद हैं उत्तरोत्तर पदों को इनके पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। तो संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अतः समांतर श्रेणी की किसे कहेंगे बच्चों, तो समांतर श्रेणी से तात्पर्य हो गया कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की। AP जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है, और यह क्या होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या शून्य हो सकती है। ठीक है, सर्वांतर जो है वो धन, ऋण और शून्य तीनों में से कुछ भी हो सकता है। धनात्मक रूप में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी, और शून्य भी हो सकता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी या AP का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी दी हुई है जिसका प्रथम पद क्या है, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद दिया हुआ है A, और सर्वांतर जो है D जो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी श्रेणी जो है अगर उसका कहा जाए पहला पद क्या होगा, पहला पद तो प्रथम पद दिया ही हुआ है A होगा। अगर इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद में सर्वांतर यानी निश्चित अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होता है ना, तो A+D ये हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा बच्चों, वो तीसरा पद जो हो जाएगा, जो दूसरा पद प्राप्त हुआ है उसी में से सर्वांतर को हम फिर से जोड़ देंगे, A+D+T, यानी दूसरा पद हमारा A+D है, इसमें हमने एक निश्चित अंतर D को फिर से जोड़ दिया है। अब इसी तरीके से इसका चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 = क्या हो जाएगा, यानी इसको कहा जाए A+D और D जुड़ेगा तो 2D हो जाएगा। चौथा पद क्या होगा, जो हमारा तीसरा पद प्राप्त हुआ A+2D, इसमें से सर्वांतर जो हमारा D है उसे जोड़ने पे प्राप्त होगा, यानी चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, A+3D प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इसी तरीके से अगर हम पाँचवा पद की बात करें तो क्या होगा, चौथा पद जो हमारा है A+3D, ठीक है, उसमें से सर्वांतर जो हमारा D है उसको जोड़ने पे प्राप्त होगा, यानी क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। तो अब ये जो हमारी श्रेणी है समांतर श्रेणी या AP, तो इसे हम किस तरीके से दिखाएंगे, निरूपित करेंगे, A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, डैश डैश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी श्रेणी है ये निश्चित ये श्रेणी जो है इसका प्रथम पद A है, सर्वांतर D है, तो ये जो श्रेणी हमारी बन रही है बच्चों, ये हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पर A क्या है, हमारा प्रथम पद है, और D क्या है बच्चों, सर्वांतर है, इसी को हम व्यापक रूप कहते हैं। AP का व्यापक रूप यही कहलाता है। ठीक,
तो ये क्या हो गया, हमारा व्यापक रूप हो गया इस समांतर श्रेणी का। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बच्चों अब हम समांतर श्रेणी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो प्रकार की होती है, परिमित एपी या जिसको कहा जाता है फाइनाइट एपी या फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। और दूसरी होती है अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी या इसी को कहा जाता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये दो इसके प्रकार हैं। अब परिमित एपी क्या है, अपरिमित एपी क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों इस श्रेणी पर गौर कीजिए, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। और 13 के बाद कॉमा नहीं लगेगा, बस यहीं तक, ठीक। अब इसके बाद एक और श्रेणी देखिए, 2 4 6 8 डैश 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 1000, ठीक है। अब इन दोनों श्रेणियों को गौर कीजिए बच्चों। यहाँ पर आपको एक विशेष बात नज़र आ रही होगी कि इन दोनों श्रेणियों में जो अंतिम पद है वो आपको पता है, दिख रहा है। इसका अंतिम पद इस श्रेणी का, पहली जो श्रेणी दी गई है इसका अंतिम पद कितना है, 13 है। समझ में आ रहा ना बच्चों? इसी तरीके से ये दूसरी जो श्रेणी दी गई है हमारी, इसका अंतिम पद हमारे पास 1000 दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो श्रेणी दी हुई है इसका लास्ट पद जो है यानी लास्ट टर्म या अंतिम पद जो है वो हमें पता है। तो ऐसी श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी या श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अंतिम पद निश्चित हो, दिया हो, उसे क्या कहेंगे, लास्ट टर्म दिया हो उसे कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी या फाइनाइट एपी कहा जाता है, ठीक है। इसी का अपोजिट होगा अपरिमित एपी। आइए चर्चा करते हैं। अब बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं अपरिमित एपी या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, ठीक है। अब यहाँ पर श्रेणी को ध्यान दीजिए, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, फिर इसके बाद में बिंदी दी हुई हैं। फिर इसी तरीके से एक और श्रेणी पर विचार कीजिए, यदि दिया है 2 4 6 8 10 और उसके बाद डैश डैश दिया हुआ है, ठीक है। जनरली यहाँ पर 3 डैश लगाए जाते हैं, अगर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, मगर 3 डैश का मतलब है कि वो संख्या जो है वो अनंत तक है। अब इन दोनों श्रेणियों को बच्चों गौर कीजिए, इन दोनों श्रेणियों को देख करके आप क्या अंतिम पद के बारे में बता सकते हैं कि इस श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, इस श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, इनके अंतिम पदों को हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो नहीं बता सकते यानी इनफाइनाइट है, यानी ऐसी श्रेणियाँ जिनका अंतिम पद जो है वो निश्चित नहीं होता है या अंतिम पद नहीं दिया होता है, अपरिमित एपी या इनफाइनाइट एपी कहलाती हैं, ठीक है। अंतिम पद नहीं दिया है तो ऐसी श्रेणियाँ क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमित एपी या अपरिमित समांतर श्रेणियाँ कहलाएंगी। तो परिमित श्रेणियों के बारे में भी आपने समझ लिया और अपरिमित श्रेणियों के बारे में भी समझ लिया। अगर हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है तो वह परिमित श्रेणी होगी, और अगर अंतिम पद दिया नहीं है तो वो कौन सी श्रेणी होगी बच्चों, अपरिमित श्रेणी होगी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वांतर ज्ञात करना हम कैसे जानेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर कैसे ज्ञात करें। बच्चों अब हम सर्वांतर ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी हमारी दी हुई है 6 9 12 15 डैश डैश, ठीक है। तो ये हमारी जो श्रेणी दी हुई है इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर का मतलब होता है समान अंतर, नाम से ही स्पष्ट है। और जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें हम सर्वांतर पहले पद में दूसरे पद को कैसे प्राप्त करते हैं, पहले पद में सर्वांतर को जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इसमें सर्वांतर ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर डी का मान क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी दूसरा पद a2 माइनस a1, ठीक। दूसरा पद हमारा क्या है बच्चों, 9 और पहला पद 6, 9 में से 6 गया 3। अब सर्वांतर और भी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तब भी हमारा सर्वांतर आ जाएगा, यानी a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। इसी तरीके से हम अगली बार भी ऐसा कर सकते हैं, यानी a4 में से a3 को घटाएंगे तब भी हमारा सर्वांतर आ जाएगा, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, ठीक है। तो
अब इसके लिए कहा जाए कि सर्वांतर कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसका एक फार्मूला दिया जाए तो d बराबर हो जाएगा ए के प्लस वन माइनस ए के, यानी आगे वाले पद में से, यानी एक जुड़े वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो जो हमारे पास प्राप्त होगा वह क्या होगा, डी होगा। स्मॉल डी से इसे दिखाया जाता है बच्चों, हमेशा स्मॉल डी ही लिखा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, सर्वांतर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वांतर डी बराबर हो गया ए के प्लस वन माइनस ए के, यानी एक बाद वाला पद यानी एक जुड़ा वाला पद है और उसमें से पहले वाले बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सर्वांतर प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने सर्वांतर निकालना सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में आपने समांतर श्रेणी के बारे में जाना, उसकी परिभाषा जानी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है और समांतर श्रेणियाँ कौन कौन से तरीके की होती हैं, परिमित समांतर श्रेणी के बारे में जाना, अपरिमित समांतर श्रेणी के बारे में भी जाना बच्चों आप लोगों ने, और साथ ही साथ जो है आप लोगों ने समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी स्मॉल डी निकालना सीखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसे आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा सारा वीडियो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और कल से हम नेक्स्ट जो है इसकी प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए और ताकि उनको इसका लाभ मिल सके।